नमस्कार आप सभी को। आप देख रहे हैं ताराचंद क्लासेस। आज की वीडियो में हम प्रेमबल के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि प्रस्तावना के बारे में। ये जो टॉपिक है बहुत ही कॉमन, इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बारे में आपने अपने स्कूल टाइम में जनरली अपनी एनसीईआरटी बुक्स में पढ़ा ही होगा। ठीक है, जो हमारे एनसीईआरटी बुक्स के अंदर मौलिक कर्तव्य और प्रस्तावना यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ और प्रेमबल, इन दोनों के बारे में लिखा रहता है इंडेक्स से पहले। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आपने अपने स्कूल टाइम में प्रेमबल के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा तो आज पढ़ लो। चलिए शुरू करते हैं। मौलिक कर्तव्य जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, हमारे एग्ज़ाम में आएगा वो। चलिए हम पढ़ते हैं इसके प्रस्तावना के बारे में। प्रस्तावना एक तरह से आप यूँ समझ सकते हो कि हमारे ये भारतीय संविधान का एक इंट्रोडक्शन है। प्रस्तावना के जरिए आप ये जान सकते हो कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान जो बनाया गया है उसके बेसिक कंसेप्ट क्या हैं। ठीक है, इस चीज़ को जानने के लिए हमारी प्रेमबल जो है यानी प्रस्तावना बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। इसलिए आप कभी भी संविधान के बारे में पढ़ें उससे पहले प्रेमबल को ज़रूर पढ़ें। ठीक है, इससे आपको पूरे कंसेप्ट के बारे में, जो हमारा नेचर है यानी कि जो भारतीय संविधान का दार्शनिक दर्शन है, वो समझ आ जाएगा। और लास्ट की वीडियो भी वही थी, भारतीय संविधान का दार्शनिक दर्शन। वो सारे जो पॉइंट्स हैं वो प्रेमबल के अंदर भी इंक्लूड हैं। चलिए इसको शुरू करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना 22 जनवरी 1947 जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा पेश किया गया एक प्रस्ताव था, जिसे उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। इसका नाम ये भी उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। प्रस्तावना को सर्वप्रथम अमेरिका में शामिल किया गया था। इसके बाद कई देशों ने इसे अपना लिया। यानी कि हमें जब भी संविधान के अंदर उसका परिचय, इंट्रोडक्शन, समथिंग कुछ चेंज करते हैं, कुछ भी आप बताते हैं, तो सबसे पहले हम प्रेमबल पढ़ते हैं। तो ये वाली जो पॉलिसी नीति थी वो हमारे भारतीय लोगों ने भी अपनाई। भारतीय संविधान के विशेषज्ञ यानी कि नानी पालकीवाला ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था। नानी पालकीवाला जो सर थे ये एक प्रसिद्ध वकील थे। अच्छी अच्छी सरकारें डरती थी इनसे। आप इनके बारे में और गूगल पे सर्च करके पढ़ सकते हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सन थे ये। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। यानी कि नानी पालकीवाला सर जो थे यानी कि एक वकील थे पेशे से, इन्होंने ही भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसे परिचय पत्र कहा था। कोई आपसे पूछे प्रस्तावना क्या है तो आप नॉर्मली कह सकते हो भारतीय संविधान का एक परिचय पत्र है, एक आईना है, एक इंट्रोडक्शन है। ठीक है, यह प्रस्तावना से बेसिक बातें यानी कि मौलिक तत्व पता लग जाते हैं हमें भारतीय संविधान के। चलिए एक एक वर्ड्स हैं जो इसके अंदर लिखे गए थे। वी द पीपल ऑफ इंडिया यानी कि हम भारत के लोग, यानी जिनसे संविधान बना है, जो इस संविधान के स्रोत हैं। ठीक है, मैं अपनी वीडियो का एक लिंक भी दे दूंगा जिसमें आपको पूरे वर्ड्स मिलेंगे, तो आप वो वीडियो भी देख लेना, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा मैं। चलिए अब दूसरा है संप्रभुत्व। संप्रभुत्व का मतलब होता है आज़ाद। ठीक है, संप्रभुत्व का मतलब होता है आज़ाद, जो अपने आंतरिक और बाहरी निर्णय दोनों स्वयं ले सकते हैं। ठीक है, उनके निर्णय पर किसी भी प्रकार का कोई भी इंटरनली और आउटसाइड दबाव नहीं होता। ठीक है, कंट्रोल में नहीं होते, इसका मतलब ये है। यानी ऐसा देश जो किसी दूसरे के प्रभाव या नियंत्रण से मुक्त यानी आज़ाद है, अपने सभी निर्णय लेने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है और उस पर किसी बाहरी शक्ति का कोई प्रभाव नहीं है। ठीक है, ओके। समाजवादी, सोशलिस्ट, ये सब जो है 1976 में 42वें संशोधन के बाद यानी 42 अमेंडमेंट के बाद जोड़ा गया था। ठीक है, और ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि जब हमारा भारतीय संविधान जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उसमें ये जो क्या कहते हैं धर्मनिरपेक्ष वर्ड को ऐड नहीं किया गया था। यानी कि ये जो वर्ड है इसको 1976 के बाद ऐड किया गया था। ठीक है, 3 वर्ड थे, पंथ निरपेक्ष, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, और स्वतंत्रता, समानता भी ये वर्ड्स थे उसके अंदर। चलिए हम पढ़ते हैं। और ये शब्द 1976 में 42वें संशोधन के बाद जोड़ा गया।
समाजवाद एक विचारधारा है जो ये मानती है कि समाज में सभी लोगों तक संपन्नता यानी कि धन संपत्ति का हिस्सा पहुंचना चाहिए। किसी एक के पास इसका राइट नहीं होना चाहिए। धन संपत्ति भी समाज से ही मिलती है, तो उसका बंटवारा भी शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण तरीके से लोगों के बीच होना चाहिए। ऐसा नहीं है किसी को वंशागुणित ही यानी कि बिना कोई कर्म करे ही सारे राइट्स दे दिए, यानी सारी संपत्ति उसके पास हो, सारा पैसा उसके पास हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतांत्रिक समाजवाद की ये विचारधारा कहती है कि धन समाज के कुछ लोगों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उत्पादन के साधन पर लोगों का मिला जुला मालिकाना हक होना चाहिए। यानी जो नेचर के रिसोर्सेस हैं जैसे हवा, जल और बहुत सारी जो भी ज़मीन है, इन सब पे किसी वन पर्सन या किसी एक ग्रुप का, किसी एक संगठन का या एक किसी पार्टी का, किसी का भी किसी वन पर्सन या कोई भी एक वन यूनिट का राइट नहीं होना चाहिए। यदि एक संगठन जो भी कह सकते हो, किसी एक पर्सन का राइट नहीं होना चाहिए बस। ठीक है, इसमें ये बोला गया समाजवादी में। और ये बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, सिंपल लैंग्वेज में लिखे गए हैं, तो आप इनको अच्छे से पढ़ सकते हो। प्लीज़ कोई भी बच्चा स्क्रीनशॉट ना ले, अपनी नोटबुक में इन वर्ड्स को नोट करते जाएं और अपनी जो इग्नू की बुक है उसकी रीडिंग ज़रूर करें, क्योंकि आपका जो पेपर होगा वो किताब से ही आना है। 10 ईयर का हम कुछ कह नहीं सकता, आप उनको पढ़ सकते हो, लेकिन आप जो बच्चा बुक्स पढ़ लेता है, मतलब रीडिंग मार लो एक बार, भले समझ नहीं आती जल्दी से, वो एक बार रीडिंग कर लेनी ज़रूरी है, क्योंकि अच्छा पेपर वहीं से बनता है, समझ आ जाता है कि क्या पूछ सकते हैं क्या नहीं पूछेंगे, इसलिए रीडिंग करो। स्कूल में तो किताबें नहीं पढ़ी, खरीद लेते हैं सब एनसीईआरटी, पढ़ते नहीं हैं। लेकिन उसी तरह के इग्नू की बुक्स हैं, मांगते सब हैं, दे दो जल्दी दे दो, पोस्ट ऑफिस से घर नहीं आई, वैसे भी देते नहीं है ये लोग, लेट भेजते हैं। जब जब बुक्स आ जाती है प्लीज़ उनकी रीडिंग करो। चलिए हम दूसरा वर्ड पढ़ते हैं, धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, ये वाला वर्ड भी 1976 42 अमेंडमेंट यानी कि 1976 42वें संशोधन द्वारा इस शब्द को प्रस्तावना में ऐड किया गया था। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आगे भी एक पर्टिकुलर टॉपिक में पूछ लेते हैं ये एग्ज़ाम में कि धर्मनिरपेक्ष से आपका क्या अभिप्राय है, तो आपको एक्सप्लेनेशन करने में ज़्यादा आसानी होगी और आगे भी हम इनके बारे में पढ़ेंगे। धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष यानी कि भारत देश का अपना कोई घोषित धर्म नहीं है। याद रखना, भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। भारत देश में सभी धर्म समान है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, इक्वल है। भारत देश के हर नागरिक को अपना धर्म मानने, उसे अपनाने, उसका प्रचार करने का हक है। किसी के साथ उसके धर्म के आधार पर भेदभाव करना गैर कानूनी है। ये सब भी 42वें संशोधन में जोड़ा गया था 1976 में। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन, इसके मतलब को अच्छे से समझ लेना, क्योंकि एग्ज़ाम में ये वाला वर्ड बहुत बार पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है ये। चलो, लोकतंत्र। आज के समय में तो लोकतंत्र की तो डेफिनेशन ही बदल रही है। किताबों में कुछ पढ़ते हैं, रियल लाइफ में कुछ और हो रहा है। लोकतांत्रिक यानी कि भारत देश की जनता अपने प्रतिनिधि खुद चुनती है, यानी कि वोट के माध्यम से। सभी के वोटों का महत्व बराबर है। जनता के द्वारा जनता का प्रतिनिधि चुना जाता है जनता के लिए। ठीक है, लोकतंत्र में ये इसका मतलब है। चलिए, एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि लोकतंत्र के प्रकार बताओ, जो हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, तो प्लीज़ ये भी ज़रा पढ़ना और आप अपने लिए और रिसर्च कर सकते हो कि लोकतंत्र की कमियां क्या होती हैं, तो आपको ये भी समझ आएगा। हमने अभी तक स्कूल में हमेशा इसकी अच्छी बातें ही पढ़ी हैं। हर चीज़ अच्छी है तो उसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं, तो प्लीज़ वो भी रीडिंग करा, दो पक्ष सोचा करो, यही राजनीति कहती है। चलो, यानी कि लोकतंत्र क्या है, भारत देश की जनता अपने प्रतिनिधि खुद चुनती है, वोट के माध्यम से सभी के को वोट देने का अधिकार, जिसे लोकतंत्र कहते हैं। और लोकतंत्र आप ऐसे भी कह सकते हो, चुनाव की बुनियादी लोकतंत्र है। लोकतंत्र के बिना चुनाव नहीं हो सकता, चुनाव के बिना लोकतंत्र नहीं है। यानी कि राइट फॉर सिलेक्शन, यानी कि चुनने का अधिकार होना चाहिए आपके पास। ठीक है, और स्वतंत्र रूप से अपनी बात आप अपनी सरकार के प्रति कह सकें। ये डेफिनेशन में मतलब कि ये सब पॉइंट्स हैं, यानी जनता का कानून। लेकिन पब्लिकली प्रैक्टिकली लाइफ में ये सब तो देखने को मिलता नहीं है, इसलिए आप अपने वोट्स का सही यूज़ करें, एक अच्छी गवर्नमेंट को चुनें। चलिए,
1989 61वें संशोधन द्वारा हमारे देश में जो एज थी पहले वोटिंग की, पहले 21 साल थी, उसको 1989 61वें संशोधन द्वारा 18 वर्ष कर दी गई। रिपब्लिक यानी गणराज्य, ठीक है, यानी जनता द्वारा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया व्यक्ति या व्यक्ति ही उसका प्रमुख है। ये पद वंशानुगत नहीं होता। गणराज्य को यानी कि हमारे जो नेता जो चुने जा रहे हैं, यानी प्रधानमंत्री एज राष्ट्रपति, इससे गणराज्य को रिप्रेजेंट करा जाता है प्रस्तावना में। यानी कि ये जो नेता, जो सबसे बड़े जो नेता, इनको जो चुना गया है, ऐसा नहीं है कि एक बार चुन लिया तो लाइफ टाइम है, ऐसा नहीं है। हर 5 साल बाद जो है इनके दोबारा से चुनाव होते हैं। अपनी गलत शक्तियों का अगर ये लोग दुरुपयोग करते तो अविश्वास द्वारा, ये सब प्रसाद द्वारा सरकारें गिर भी जाती, जब बहुमत साबित नहीं हो पाता तो 6 महीने के अंदर दोबारा इलेक्शन होते हैं। ये सारे भी पॉइंट्स हैं जो हम न्यायपालिका में, विधायिका में पढ़ेंगे। कहने का मतलब ये है, गणराज्य यानी कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया व्यक्ति ही उसका प्रमुख होगा। ये पद जो है वंशानुगत नहीं होगा। यानी जो पद की जो बात कर रहे हैं ये है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, 5 साल के लिए चुने जाते हैं और दोबारा से चुनाव होते हैं इनके, ठीक है। पद की बात जो हो रही इनसे संबंधित की जाती है। अब आता है न्याय। भारत का संविधान सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर न्याय देने का वादा करता है, ठीक है, बिना भेदभाव के सभी को न्याय दिया जाएगा। हमारा संविधान में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी गई हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में देखने को नहीं मिलती। बस चलो, लिबर्टी, स्वतंत्रता, अपने विचारों को व्यक्त करने की, अपना धर्म चुनने की, अपने लिए नौकरी चुनने की, अपना प्रतिनिधि चुनने की और समाज को बेहतर करने के लिए विकल्प चुनने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, ठीक है। ये सभी आपके पास राइट्स हैं, ठीक है। विदाउट इमरजेंसी, कोई आपातकाल में ही आपके जो ये जो कुछ राइट्स होते हैं जिनको छीना जा सकता है, ठीक है। वैसे वो बाकी राइट्स नहीं छीने, बस अनुच्छेद 19 जो स्वतंत्रता वाला जो हमारा राइट्स है, फ्रीडम वाला, उस पर कभी कभी ही बैन किया जा सकता है, हम हमेशा के लिए नहीं, ठीक है। तो लिबर्टी यही कह रही है, अपने विचार को व्यक्त करने की, अपना धर्म चुनने की, अपने मतलब आपको आज़ादी ये सब कार्य करने की, ठीक है। ये प्रस्तावना में सारे पॉइंट्स लिखे गए हैं। बस यही है कि देखो, पढ़ते हम कुछ और हैं, रियल लाइफ में होता कुछ और है। इस बात का थोड़ा सा वो है मन में, थोड़ा सा दुख। चलो कोई बात नहीं। इक्वेलिटी, बराबरी, ठीक है, यानी समानता धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक और सामाजिक स्तर पर लोगों के बीच राज्य की तरफ से कोई भेदभाव नहीं होगा। संविधान की नज़र में सब बराबर हैं, ठीक है। संविधान की नज़र में सब बराबर हैं। समझ आई ये बात? ठीक है, ओके। अब हम पढ़ रहे हैं भाईचारा, ठीक है, ओके। इसलिए हम कहते हैं कि आप अपने वोट का जो है, यानी कि जो जितने भी ऑलमोस्ट सब 18+ हो ही चुके होंगे, प्लीज़ अपने वोट्स का सही इस्तेमाल करें, अच्छी गवर्नमेंट के चुनें, क्योंकि और हर बच्चे को कम से कम कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक पार्ट्स है वो पढ़ने चाहिए। इससे समझ आएगा कि आपके जो वोट्स की है कितनी वैल्यू। इसलिए अच्छी सरकार चुनें, अच्छा वातावरण बनाएं, अच्छे आसपास के कैंडिडेट को चुना जाए जो आपकी प्रॉब्लम को विद पॉइंट्स सॉल्व कर सके, समझ सके, जिनके एजेंडा यानी जिनके जो उद्देश्य हैं चुनाव पत्र में जो ये बातें करते हैं वो हो, रियल हो, सिर्फ हवाबाजी ना हो, तुम्हें कुछ ना कुछ सच्चाई महसूस हो, और अपनी अंतरात्मा को सुनो और जो तुम्हें अच्छा लगता है उन्हें वोट दो। वोट की पावर बहुत ज़्यादा है और अच्छी है, और कुछ पढ़ना चाहिए हमें। चलो हम अब पढ़ते हैं भाईचारा, और ये भाईचारा हमारा हमेशा रहना चाहिए, ठीक है। 1789 यानी कि फ्रांस की क्रांति, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। फ्रांस की क्रांति जब हुई थी तो उन्होंने ये 3 वर्ड्स को अपने संविधान में शामिल किया था, ठीक है। तो हमने भी वहाँ से ये जो बंधुत्व वाला जो वर्ड है ये हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल कर लिया था। ये भी कब करा था? वो 42वें संशोधन द्वारा
1976 में, यानी भाईचारा। बंधु सभी नागरिकों के बीच आपसी भाईचारे की भावना को बढ़ावा देता है। ठीक है, ओके। इस तरीके से हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना के जो मेन पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो गए हैं। और जो पूरी प्रेमबल की एक वीडियो है जो मैंने बना रखी है, मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप तो उसको देख सकते हैं। जब 11वीं क्लास को की पढ़ाई शुरू होती है तो उससे पहले मैं प्रेमबल ज़रूर पढ़ाता हूँ कि प्रेमबल ज़रूर पढ़ें, तो आप एक बार उसको देख सकते हो। प्रस्तावना का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेमबल। प्रस्तावना में उस आधारभूत दर्शन और राजनीतिक, धार्मिक व नैतिक मौलिक मूल्यों का उल्लेख है जो हमारे संविधान के आधार हैं। ठीक है, संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के अध्यक्ष सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर के शब्दों में, संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, यानी कि हमारे लॉन्ग टर्म उद्देश्यों की इन्होंने बात कर रखी है प्रस्तावना की। यानी कि ये सब बताते कि प्रस्तावना जो है हमारे आज के और फ्यूचर के दोनों के जो उद्देश्य हैं उन सब की बातें का जिक्र होता है प्रेमबल में। ठीक है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य के.एम. मुंशी के अनुसार प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का क्या है, भविष्य फल है। यानी जो हमें प्रस्तावना जो इसमें इंट्रोडक्शन बताया जा रहा है कि इसमें कहा जा रहा है कि जो ये हमारी आज़ादी है, ठीक है ना, ये उसी का फल है। जो जिस तरीके से ये हमने जो ड्राफ्ट तैयार कर रखा है, तो जो हमने इसके अंदर वर्ड्स, उद्देश्य, एजेंडा जो ऐड कर रखे हैं, ये सब हमारे जो संघर्ष करा है उन सब का परिणाम है। उन सब बातों को ये रिप्रेजेंट कर रही है प्रेमबल। ठीक है, भाईचारा, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, इन सब की बातें करी गई हैं प्रेमबल में। उस टाइम के लोग बहुत अच्छे थे। चलो, पंडित ठाकुर दास गवर्नर पंडित ठाकुर दास भार्गव जी ने प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग कहा है। ये संविधान की कुंजी, आत्मा, आभूषण है, एक उचित स्थान है जहाँ से कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। ठीक है, मूल्यांकन क्या है, कर सकता है। अंग्रेज राजनीतिक शास्त्री सर अर्नेस्ट बारकर संविधान की प्रस्तावना लिखने वालों को राजनीति बुद्धिजीवी, यानी कि जो जिनके दिमाग अच्छे हैं, तेज हैं और थे भी, कहकर अपना सम्मान देते हैं। ठीक है, प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहते हैं। ठीक है, इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी जो 1951 की शुरुआत में इसका उल्लेख किया गया था। ठीक है, इन्होंने यानी कि जो इन्होंने प्रेमबल में काम किया है, जिनको प्रेमबल जो बनाई गई है उसके अंदर जो पॉइंट्स ऐड करे गए हैं उनकी इन्होंने रिस्पेक्ट करी है और उनके बारे में उनकी रिस्पेक्ट के लिए, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी जो इनकी पुस्तक है उन्होंने इनके बारे में कहा भी है। ठीक है, इनकी मतलब की तारीफ़ की गई है और करनी भी चाहिए। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह मानते हैं प्रस्तावना अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के समान है। ठीक है, लेकिन ये घोषणा से भी ज़्यादा है। हमारे देश की बात कर रहे हैं अब, लेकिन ये घोषणा से भी क्या है, ज़्यादा। अमेरिका में एज अ फ्रीडम के तौर पे बताया गया कि ठीक है, लेकिन हमारे देश में जो प्रस्तावना है उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप खुद अभी पढ़ो कितने सारे पॉइंट्स हैं इसके अंदर, बहुत सारे। ये हमारे संविधान की आत्मा है। ठीक है, हमारे संविधान की आत्मा है जिसमें हमारे राजनीतिक समाज के तौर तरीकों को दर्शाया गया है। इसमें गंभीर संकल्प भी शामिल हैं जिन्हें एक क्रांति ही परिवर्तित कर सकती है। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो प्रेमबल है वो ख़त्म हो जाती है। ओके, आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय करा होगा। मैं अपनी वीडियो का लिंक जो है दे दूँगा, वो मेरी फर्स्ट वीडियो थी। ठीक है, आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप कमेंट करना, जैसे भी आपको लगे आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, वो मेरी फर्स्ट वीडियो थी। चलिए, मिलते हैं आप आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप इन सभी बातों को जो है नोट करा करो प्लीज़, स्क्रीनशॉट मत लेना,
इन स्क्रीनशॉट से कोई मुझे तो लगता है कोई फ़ायदा है, क्योंकि आप इन सब चीज़ों को समझो, ये हमारे भारतीय संविधान की बातें हैं, आप इनको समझना चाहिए, जो हमारे डेली लाइफ के पर्पस से काफ़ी इम्पोर्टेंट करती हैं। ठीक है, जो चीज़ें हमारी डेली लाइफ से संबंधित है ना, प्लीज़ उनको पढ़ा करो। जो चीज़ हमारी डेली लाइफ से संबंधित नहीं है तो आप उसमें थोड़ा बहुत अपनी मर्जी कर सकते हो, लेकिन यहाँ थोड़ा पढ़ा करो चीज़ों को। जहाँ से भी आप पढ़ सकते हो, जहाँ से भी आपको अच्छा लगे वहाँ से पढ़ो, लेकिन पढ़ो। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।